बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हमने जो स्टार्ट में उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, हिस्ट्री डिस्कस की हमने, फिर रेप्लिकेशन डिस्कस की कि आरएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, आरएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। फिर एक स्पेशल प्रोसेस जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में से होता है इन यूकैरियोट्स, जिसको हम जीन स्प्लाइसिंग कहते हैं, हमने वो जीन स्प्लाइसिंग डिस्कस की, जिसमें हमने कहा था इंट्रोन्स बन जाते हैं और एक्सोन्स बन जाते हैं। और इंट्रोन जो हैं वो कॉपी नहीं किए जाते और एक्सोन सिर्फ कॉपी किए जाते हैं जब मैसेंजर आरएनए बनता है। तो प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए में इंट्रोन एक्सोन दोनों होते हैं एक्चुअली, और जो मेच्योर मैसेंजर आरएनए होता है उसमें फिर इंट्रोन नहीं होते, उसमें सिर्फ एक्सोन्स होते हैं ऑन अ डिटेल्ड बेसिस। लेकिन अगर हम प्रिलिमिनरी कहें तो डीएनए के कुछ पार्ट्स जो हैं वो इंट्रोन बन जाते हैं और कुछ एक्सोन्स बन जाते हैं। तो इंट्रोन्स जो हैं वो कॉपी नहीं किए जाते और एक्सोन्स जो हैं वो कॉपी कर लिए जाते हैं, और फिर वही मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, और वो मैसेंजर आरएनए जो है आगे फिर प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। ये प्रोसेस जो है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रहा था। प्रोकैरियोट्स में कोई जीन स्प्लाइसिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बताने का एक्चुअली एम ये था कि हम क्योंकि अभी प्रोकैरियोट से रेलिवेंट डिस्कशन शुरू करेंगे, और हम क्योंकि वेक्टर लेते हैं, जो वेक्टर भी प्रोकैरियोट्स में से होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक वेक्टर हम ले रहे हैं और हम उस डीएनए को रेप्लिकेट भी करवाना चाहते हैं इन प्रोकैरियोट, तो फिर हम वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले सकते जो प्रोटीन यूकैरियोट्स में बनती है, वो तो फिर एक मेल फंक्शन प्रोटीन ले लेगा। इसलिए हमें मैसेंजर आरएनए वो वाला लेना, मैसेंजर आरएनए लेना पड़ता है इंस्टेड ऑफ डीएनए। अच्छा, ये सारा कुछ प्रिलिमिनरी है क्योंकि हमने एक प्रोसेस रन करना है जिस प्रोसेस को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर इसको अल्टरनेटिवली जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो बाय नेम ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इसको जानते हैं, या फिर हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ओल्डली इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और न्यूअर नेम में इसको जीन क्लोनिंग कहते थे, और अब आजकल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है, आरडीएनए लिखा जाता है। तो इसमें हमने कहा कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई जेनेटिक डिजीज है या जिसमें कोई ना कोई ऐसा मेल फंक्शन जीन एग्जिस्ट करता है जो कि फिर मेल फंक्शन प्रोटीन बना रहा है, और उस मेल फंक्शन प्रोटीन की वजह से एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस जो है वो रन नहीं किया जा सकता, तो उस ऑर्गेनिज्म में हम अगर डेलिबरेटली वो वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज कर दें जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से वो मेल फंक्शन प्रोटीन बन रही है जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, जस्ट फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल इंसुलिन नहीं बन रही, तो वो उसके जेनेटिक मेकअप में ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो कि कोड करेगी फॉर इंसुलिन प्रोटीन। वो कोई मेल फंक्शन कोड कर रही होगी और वो मेल फंक्शन वो इंसुलिन की जगह कुछ और प्रोटीन बन रही होगी। तो अगर हम डेलिबरेटली उसके उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन में वो वाले जीन्स जो कि इंसुलिन बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको हम ऐड कर दें और उनको हम वहां से निकाल दें जो कि इंसुलिन नहीं बना रहे, तो ये डेलिबरेट मॉडिफिकेशन हो जाएगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनिज्म की। तो ये डायरेक्टली चेंजिंग होगी इन द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो एक जीनोटाइप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में और एक उसका फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप ये जेनेटिक मेकअप होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है, और न्यूक्लिक एसिड बेसिस मिलके एक जीन बना रहे होते हैं, और टोटल जो एक हैप्लॉयड आपका डीएनए स्ट्रेन होती है, हैप्लॉयड स्ट्रेन के अंदर जो टोटल जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, टोटल न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसको जीनोम कहते हैं। तो ये जीनोम जो है ये जीनोटाइप कहलाता है। तो अगर हम जीनोटाइप चेंज कर दे तो फिर फिनोटाइप करेक्ट। फिनोटाइप वो होते हैं जो उनकी फिर प्रोडक्ट्स होती हैं, जीन्स की जो प्रोडक्ट या प्रोटीन जो होती हैं वो फिनोटाइप करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो अपीयर होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। तो अगर हम जीनोटाइप किसी का चेंज कर दें तो उससे फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसका फिनोटाइप भी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को चेंज करने के प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें हमने कहा कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है या सिसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर
ऐसी स्पीशीज को हम आपस में ऐसी स्पीशीज को आपस में जेनेटिक मेकअप चेंज कर दें, किसी ऐसी स्पीशीज से चेंज कर दें जो कि आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, जो कि आपस में एक ही कैटेगरी के नहीं है, वो ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते। तो फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नया बन जाएगा उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर ये हम सेम स्पीशीज से जो स्पीशीज आपस में ब्रीड कर सकते हैं उनसे एक दूसरे को मटेरियल ट्रांसफर करें तो इसको हम सिसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अच्छा, अब हमने फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करनी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ टूल्स या कुछ प्रिकर्सर्स को डिस्कस करना है जिनकी हेल्प से हमने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस रन करना है। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको प्रोसेस को रन करने के लिए जो प्रिकर्सर्स हमें चाहिए उनको हम टूल्स कहते हैं। तो टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नेम से हम जानते हैं। तो 3 तरह के टूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि ये हमारा प्रोसेस जो है वो जीन रेप्लिकेशन का है, तो उसमें आरएनए रेप्लिकेशन है या डीएनए रेप्लिकेशन। आरएनए रेप्लिकेशन अगर है तो हमने कुछ एंजाइम्स यूज करने हैं जो कि उनको डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। और क्योंकि हमने डीएनए को यूज करना है तो हम एंजाइम्स की हेल्प से फिर आरएनए की कॉपी बनाएंगे जो कि डीएनए की फॉर्म में होगी। तो हमें वो एंजाइम चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड आरएनए का एक डीएनए प्रोड्यूस करके दे रही है, वो एंजाइम चाहिए। दूसरा, हमें ऐसे एंजाइम चाहिए जो कि हम उनको दोबारा से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर करते हैं। ऐसे एंजाइम हमें चाहिए, हमें यानी कि वो उनको जोड़ें। इसमें सबसे पहले हमें कट करना होता है एंजाइम, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं। फिर हमें उनको जोड़ना होता है तो वो डीएनए लाइगेजेस होते हैं। फिर हम अगर उनको कहें कि हमने किसी एक को प्रोहिबिट करना है तो अल्कलाइन फास्फेटेज काम करता है। ऐसे डिफरेंट एंजाइम्स हम यूज करते हैं इसमें। तो ये एक वेक्टर है जो कि हम डिफरेंट एंजाइम्स फिर रिक्वायर करते हैं फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा हमारा जो है वो एक दूसरा जो हमारा टूल है वो एक वेक्टर्स हैं। वेक्टर होता है जो कि कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर ऑर्गेनिज्म। तो हमने भी क्योंकि एक डीएनए को मूव कराना है फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म टू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म टू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो ये जो काम करेगा ये हमारा वेक्टर कर रहा होता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल जब डीएनए आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर भी एक वेक्टर होता है। बैक्टीरिया का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें उसकी न्यूक्लियस नहीं होता, एक्चुअली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डीएनए उसके साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो डीएनए है ये इसका काम होता है कि इसने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं, इसने या फिर प्रोटीन्स के लिए कोड करना है और वो स्ट्रक्चर बनाना है ऑफस्प्रिंग का, उसकी प्रोटीन्स बनानी है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का काम ये होता है कि प्लाज्मिड में कुछ फीचर्स देने होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। उसका कोई रोल नहीं है कि उसने ब्रीड करना है, उसने ब्रीडिंग में कोई हेल्प करनी है, उसने तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया है उसके अंदर कुछ फीचर्स ट्रांसफर कर देनी। तो इसका मतलब है वो कोई ना कोई कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है इन द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिज्म। तो वो वेक्टर है, उसके अंदर भी एक वेक्टर है। तो ऐसा वेक्टर हम यानी कि इसी को हम यूज कर सकते हैं किसी और सेल में भी ये कैरेक्टर इंड्यूस करने के लिए, तो हम उसको वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर जो कि फिर कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है और वो कैरी कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसको हम वेक्टर कहेंगे। तीसरा सीडीएनए क्लोन है। क्लोन हम कहते हैं आइडेंटिकल सेल की कॉलोनी को। तो अगर आप एक कॉलोनी ऑफ सेल ले लें, बहुत ज़्यादा सेल का एक कल्चर ले लें जो कि एक जैसा हो, आइडेंटिकल इन नेचर हो, उनमें कोई सेल में कोई भी प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट ना हो, वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि वो उसकी एक दूसरे की मिरर इमेज कॉपीज हों, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज हों, तो उसको हम क्लोन कहते हैं। तो कॉलोन उसी तरह जैसे कॉलोनी है तो कॉलोनी की तरह का ही कॉलोन होता है, लेकिन कॉलोनी में डाइवर्सिटी होती है, कॉलोन में कोई डाइवर्सिटी नहीं है। ये एक ही सेल की कॉलोनी है कि एक ही सेल जो है वो प्रोलिफरेट करके बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो गया और वो सारे सेल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो ये कॉलोन है। सीडीएनए हम कहते हैं ये कंप्लीमेंट्री डीएनए।
कंप्लीमेंट्री हम कहते हैं, जब हमने कोडोन पढ़े थे और एंटी कोडोन पढ़े थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्लीमेंट्री जो है वो डीएनए की जो कॉपी बनती है इनटू मैसेंजर आरएनए, ये कंप्लीमेंट्री कॉपी होती है। और फिर उससे जो एंटी कोडोन जो कि मैसेंजर आरएनए से फिर ट्रांसफर आरएनए साथ अटैच होता है, वो उसका कंप्लीमेंट्री होता है, मैसेंजर आरएनए का कंप्लीमेंट्री होता है, और वो एग्जैक्टली सेम होता है जो कि डीएनए की कॉपी से हमें मिला हुआ होता है। तो अगर ये cDNA फिर डीएनए तो कंप्लीमेंट्री ना हुआ ना, डीएनए का कंप्लीमेंट्री तो मैसेंजर आरएनए होता है, और मैसेंजर आरएनए का कंप्लीमेंट्री जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है। तो डीएनए कब से कंप्लीमेंट्री हुआ? तो डीएनए उस वक्त कंप्लीमेंट्री हम बनाएंगे जब हमने कहा था जीन स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में कि जीन स्प्लाइसिंग में जो डीएनए है वो जो मैसेंजर आरएनए बनाता है वो मैसेंजर आरएनए फंक्शनल नहीं होता इन नॉर्मली प्रोकैरियोट्स, क्योंकि वो जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा एक पूरा जीन जो डीएनए अगर हम एक प्रोकैरियोट में डाल देंगे तो वो उस पूरे डीएनए का एक कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और वो मैसेंजर आरएनए जो है वो डिफरेंट है देन द मैसेंजर आरएनए व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स में स्प्लाइसोसोम एंजाइम था तो उसने तो वो कुछ पार्ट्स को इंट्रोन में कन्वर्ट कर दिया और कुछ पार्ट्स को एक्सोन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो एक्सोन्स है वो मैसेंजर आरएनए का पार्ट है, और जो इंट्रोन है डीएनए के वो तो पार्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब है वो डीएनए अगर हम डाल देंगे प्रोकैरियोट्स में तो उसमें तो स्प्लाइसोसोम नहीं है, तो वो इंट्रोन्स को भी कॉपी करके प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, जो प्रोटीन फिर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, हमने जो मैसेंजर आरएनए बना है फ्रॉम अ डीएनए, दैट मैसेंजर आरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर फंक्शनल प्रोटीन, उस मैसेंजर आरएनए का एक कंप्लीमेंट्री डीएनए बना लिया है, यानी कि वो मैसेंजर आरएनए एक्चुअली कंप्लीमेंट्री तो डीएनए होता है, तो हमने एक मैसेंजर आरएनए का कंप्लीमेंट्री बना लिया। तो वो जो डीएनए बन गया मैसेंजर आरएनए से कंप्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए, उसको हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं या cDNA। तो उसकी हम एक कॉलोनी बना लेंगे, उसी तरह वही cDNA जो एक बनाया हमने उसकी मल्टीपल सेल्स बना लेंगे आइडेंटिकल, तो उसको cDNA कोलोन कहेंगे। अच्छा, इंडिविजुअली हम थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम जो है वो 4 तरह के एंजाइम हमने यूज करने हैं फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंडोन्यूक्लियोसिस, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस भी कहते हैं, इनका काम होता है कि इन्होंने कट करना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, फास्फोडाइस्टर लिंकेज को। फिर डीएनए लाइगेजेस, इनका काम है इन्होंने रीबिल्ड करना है फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो कि अमंग द चेन होती है, चेन जो 5 और 3 जो कार्बन होता है उसके हाइड्रोक्सल के ऊपर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, और 3 के हाइड्रोक्सल के साथ ये रिएक्ट करके फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाता है। तो ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो चेन डेवलप करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है। तो डीएनए लाइगेजेस का काम ये होता है कि वो ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज रीएस्टैब्लिश करते हैं। एंडोन्यूक्लियोसिस उसी फास्फोडाइस्टर लिंकेज को काटते हैं और डीएनए लाइगेजेस उसको रीबिल्ड करती हैं। तो हमने क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड रिटेन करना है और फिर हमने उसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये 2 एंजाइम्स हम यूज करते हैं। फिर एक एंजाइम है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टेज हमने पढ़ा है ये मैसेंजर आरएनए बनाता है फ्रॉम डीएनए, तो रिवर्स का मतलब है ये मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाएगा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। अच्छा, चौथा एंजाइम जो है उसको हम अल्कलाइन फास्फेटेज कहते हैं। अल्कलाइन फास्फेटेज जो है, फास्फेटेज इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये एंजाइम जो कि फास्फेट ग्रुप के ऊपर एक्ट करेगा, फास्फेट को वहां से हटा देगा, फास्फेट को डिजोल्व कर देगा, फास्फेट को डिजेस्ट कर देगा, तो इसको फास्फेटेज कहते हैं। अल्कलाइन क्योंकि ये अल्कलाइन कंडीशन में एक्ट करता है, अल्कलाइन होता है तो फास्फोरिक एसिड होता है वहां पे, और ये अल्कलाइन इंजाइम आ जाता है, तो ये उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना देता है, तो फॉस्फेट सॉल्ट बना देता है जो फिर फास्फेट का 5 कार्बन के ऊपर अटैच नहीं रह सकता। ये काम इसलिए हम अल्कलाइन फास्फेटेज यूज करते हैं। अच्छा, ये दूसरा वेक्टर्स हैं, तो 4 तरह के वेक्टर हम मेनली यूज करते हैं। मेजर टाइप्स और भी हैं लेकिन ये ज्यादा मेजर टाइप्स 4 तरह की हैं। इनमें से हम प्रिलिमिनरी से जरा लेटेस्ट की तरफ, तो प्रिलिमिनरी जो पहले सबसे पहले हमने यूज किया और आज भी प्रिलिमिनरी बेसिस पे हम यूज करते हैं वो प्लाज्मिड्स हैं। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया को कोई ना कोई इंडिविजुअल जो जिसमें ये प्लाज्मिड एग्जिस्ट करता है उसको कुछ करेक्टर्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसी तरह से अगर ये हम इंट्रोड्यूस कर दें विद इन यूक्रियोट्स,
तो फिर ये उसको भी कोई ना कोई करैक्टर देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इसलिए इसको वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से फेजेस होती हैं, फेजेस जो कि वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेजेस, उनका काम ये होता है कि उन्होंने जाके किसी सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच करना है, एक केमिकल रिलीज करना है, उस केमिकल ने उसकी जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर देना है, और फिर उसने अपना जेनेटिक मेकअप जो है वो उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है फेज में, और उस जेनेटिक मेकअप ने जाके कंट्रोल ले लेना है ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियम या ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जब वो कंट्रोल ले लेगा तो फिर वो उसको उस काम पे लगा देगा जो उसका न्यूक्लिक एसिड कहता है। तो इट मीन्स के बैक्टीरियोफेजेस भी अगर उसमें फॉरेन डीएनए हो तो वो फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देंगे सेल के अंदर, और सेल के अंदर वो फिर वो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट होके वो उसके न्यूक्लियस के अंदर भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए बैक्टीरियोफेजेस भी एज अ वेक्टर के तौर पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक प्लाज्मिड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, फेजेस के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये बहुत बड़ा डीएनए का क्लोन जो है वो नहीं उठा सकते, यानी कि प्रोटीन जो कि यूकैरियोट्स की प्रोटीन है वो तो बहुत बड़ी है, और प्लाज्मिड के तो बहुत थोड़े से 2000 तक न्यूक्लिक एसिड बेसिस होती हैं, और हमें तो तकरीबन 40,000 बेस पेयर लगाने पड़ जाते हैं किसी एक प्रोटीन के लिए। तो प्लाज्मिड अकेला ये काम नहीं कर सकता, और अकेला फेज भी नहीं कर सकता। तो हमने इन दोनों का एक मिक्सचर वेक्टर बनाया हुआ जिसको हम कॉजमिड कहते हैं। मिड फ्रॉम प्लाज्मिड है, कॉज कोहेसिव साइट्स ऑफ लेमडा फेज वायरस की कोहेसिव साइट से कॉस वर्ड लिखा हुआ है। तो कॉजमिड एक कॉम्बिनेशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसकी कोहेसिव साइट्स भी हैं, और वो कंप्लीट और वो डबल स्टैंडर्ड भी है। एक साइड से वो डबल स्टैंडर्ड है, दूसरी साइड से वो सिंगल स्टैंडर्ड कोहेसिव साइट कैरी करता है। तो उसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं, फेज की भी प्रॉपर्टी है और सेकेंडली उसमें प्लाज्मिड की भी प्रॉपर्टी है। इन दोनों का कंबाइंड वेक्टर हमने बनाया हुआ है जिसको कॉजमिड कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने फिर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी बनाए हुए हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं जिसमें अब कॉजमिड में भी अगर कोई बेस पेयर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते इतना बड़ा बेस पेयर, तो हम फिर उसके लिए एक नया क्रोमोसोम ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं यूकैरियोट्स में। तो ऐसे क्रोमोसोम हमने बनाए हुए हैं जो कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हैं, इस तरह यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है, और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है। तो वो हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऐड कर देते हैं ह्यूमन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोट्स में। तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो करेक्टर्स देता है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम अगर हों ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम जो है वो नई जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं उसी तरह से रेप्लिकेट करके। तो ये एक छोटा क्रोमोसोम होगा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो 47th हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हम उसमें दे देंगे। अच्छा, अब जरा एक एक करके थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ये जैसे मैंने आपको बताया इनका काम है कि इन्होंने फास्फोडेस्टर लिंकेज को कट कर देना है। तो इनका काम होता है कि इन्होंने किसी एक जगह से डीएनए को लॉक करना है, या इसको हम कहते हैं जिस जगह से ये लॉक करते हैं उसको हम स्पेसिफिक लोकेशन या उसको हम पर्टिकुलर साइट उसकी कहते हैं। तो या इसको रिकग्निशन साइट कहते हैं कि ये उसने रिकॉग्नाइज कर लिया वहां से। तो वो किसी एक जगह से किसी चीज किसी न्यूक्लियोटाइड बेस को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करके उसको वहां से फिर फास्फोडेस्टर लिंकेज उससे आगे किसी भी जगह से डिफरेंट न्यूक्लियस हैं तो वो किसी भी उसी जगह से उससे पीछे थोड़ा सा उससे आगे थोड़ा सा कट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसका काम है कि इसने कोई एक रिकॉग्निशन साइट से उसको डीएनए को लोकेट करना है, इसने अटैच करना है, तो इसने एक रिकॉग्निशन साइट ढूंढनी है और फिर इसने कट करना है। तो ये ऐसी रिकॉग्निशन साइट जो है या करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न जिसको ये लोकेट करता है वो मिथाइलेटेड होती हैं या ग्लूकोसाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड होती हैं। तो जो यानी कि ग्लाइसिन या फिर मेथियोनीन ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको ये एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो पकड़ सकते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। तो मेथियोनीन उसमें माइनो एसिड में से, और ग्लूकोसाइलेट जो है वो जो ग्लाइसिन की लिंकेज होती है उसके साथ होता है ग्लूकोसाइलेट। तो उसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर अटैच करके उसको कट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फास्फोडेस्टर लिंकेज ये वहां पे ब्रेक कर देते हैं और ये पूरा मैप करते हैं, यानी कि एक साइड से मैप किया है डीएनए को तो दूसरी साइड से भी उसी डिस्टेंस तक मैप करते हैं। वही ग्लूकोसाइलेट लिंकेज जो एक साइड से उन्होंने लोकेट करके उसको मैप कर लिया है उसको डीएनए के डबल स्ट्रैंड की दूसरी साइड पे भी उसी को वहां से लोकेट कर लेते हैं और दोनों के फास्फोडेस्टर लिंकेज वहां से कट कर देते हैं।
दोनों के फास्फोडाइस्टर लिंकेज कट करने की वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, वो ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने की वजह से दोनों साइड्स जो हैं, दोनों एंड्स जो हैं वो स्टैगर्ड हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, वो एक साइड पे हो जाते हैं, स्टैगर्ड एंड आपको मिल जाते हैं। तो ये स्टैगर्ड एंड या कोहेसिव साइड्स या इनको स्टिकी साइड्स कहते हैं या स्टिकी एंड्स कहते हैं, ये स्टिकी एंड्स मिल जाते हैं जो कि रिकम्बाइन करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, उनके ऊपर हम कोई नया डीएनए भी वहां से अटैच कर सकते हैं। तो फॉरेन डीएनए हम उन सेगमेंट्स के ऊपर इन्हीं एंजाइम से कट करके वहां पे लगा सकते हैं। अगर हमने सेम एंजाइम एक्ट किया हुआ है तो फिर वो सेम टाइप की कोहेसिव साइड बनाएगा और सेम टाइप का ही न्यूक्लियोटाइड बेसिस सामने आएगी, तो वो फिर सेम ही रीअटैच भी कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी 4 तरह के हैं, उनमें से एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, दूसरे को हम टाइप 2 कहते हैं, टाइप 3 और टाइप 4 एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। टाइप 1 एंडोन्यूक्लियसिस में हमने कहा है कि ये न्यूक्लियसिस का काम ये है कि इन्होंने एंडोन्यूक्लियसिस का काम ये है कि इन्होंने डीएनए को मैप करना है और फिर इन्होंने कट करना है। अब टाइप 1 क्या कर रहा है, वो मैप करता है ग्लूकोसाइलेट को, मिथाइलेट को, और किसी रैंडम पोजीशन से फिर डीएनए को कट करना शुरू कर देता है। यानी कि उसने ग्लूकोसाइलेट को मैप किया और वहीं से कट नहीं किया, उसने या थोड़ा सा आगे चल के कट किया या थोड़ा सा पीछे जाके कट किया, रैंडम डिस्टेंस पे, कोई काउंट करके नहीं, रैंडम डिस्टेंस पे कट करता है। तो ये एक्चुअली वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। टाइप 2 एंडोन्यूक्लियोसिस में होता है कि ये एक डेफिनेट पोजीशन पे ही रिकॉग्निशन साइट की डेफिनेट पोजीशन से ही कट करती है। यानी कि ग्लूकोसाइलेट को अगर इसने मैप किया है और उसको रिकॉग्निशन साइट लिया है, तो ये ग्लूकोसाइलेट का ही जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज होगी वो काट देंगे। तो ग्लूकोसाइलेट्स के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल सिस्टामीन है आगे, तो इन दोनों के दरमियान में जो ग्लूको फास्फोडाइस्टर लिंकेज है वो कट जाएगी। ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होता है। फिर इस तरह टाइप 3 है। टाइप 3 का काम ये है कि इन्होंने आउटसाइड ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस कट करना होता है। यानी कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहां पे इन्होंने ग्लूकोसाइलेट को मैप किया है, तो उससे नेक्स्ट आगे, उससे बाहर बाहर करना है। टाइप 2 जो है वो ग्लूकोसाइलेट को भी और ग्लूकोसाइलेट से सिस्टामिन अगली को भी कट कर सकते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक डेफिनेट पोजीशन पे चले जाते हैं तो उस पोजीशन से काट देते हैं। ये 3 जो है जिस पोजीशन पे चले जाते हैं उससे अगली को काटते हैं, यानी कि ये आउटसाइड ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस काटते हैं। तो अगर हम अटैच कर लें किसी ऐसे को जिसको हमने जिस डीएनए को हमने कट करना है, तो उसके बाहर बाहर से ही काट देंगे, तो हम टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे नहीं, हमें कोई रैंडम डिस्टेंस चाहिए होता है, तो फिर टाइप 3 भी यूज नहीं किया जा सकता और टाइप 2 भी नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए फिर हमें टाइप 4 एंडोन्यूक्लियोसिस यूज करना होता है। टाइप 4 जो है ये मॉडिफाइड क्लीविंग करने के लिए होता है, यानी कि आपने एक जगह से मैप किया, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस 2 ने किया, तो मैप किया किसी डेफिनेट पोजीशन को और वहीं से काटना शुरू किया, ये काटने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये वहां से काटेगा और फिर ये कितने डिस्टेंस तक काटेगा, या ये कितने न्यूक्लियोटाइड छोड़ के फिर इसको दोबारा कट लगाना शुरू करेगा, दोबारा से फास्फोडाइस्टर लिंकेज को कट कर देगा। तो ये मिथाइलेटेड सीक्वेंस आप लेंथी कर सकते हैं, आप उसको न्यूक्लियोटाइड बेसिस की यानी कि 3 से लेके उसको 1000 न्यूक्लियोटाइड बेसिस तक बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 से लेके 1000 तक काटने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि एंडोन्यूक्लियोसिस 4 होता है। तो जस्ट अगर आप पिक्टोरियली इसको देखें तो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसको हम ई कोर आई कहते हैं, ये इस्चरिचिया कोलाई जिसको इकोलाई कहते हैं, उसकी है एक रिकग्निशन साइट जो ग्वानिन से, ये नीचे टेबल में आपको नजर आ रही है 2 नंबर पे, ये ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये ग्वानिन से कट लगाती है, ग्वानिन और एडेनिन के दरमियान से, और फिर 5 बेस पेयर को सेपरेट कर देती है, ये साइटोसिन से आगे भी कट लगा देती है। तो 5 स्टिकी एंड्स ये यहाँ से काटती है, ये 5 एंड से काटती है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये ग्वानिन लगा हुआ था, तो ई कोराई इस ग्वानिन के ऊपर आके अटैच कर देगा और इसको मैप कर लेगा वो इतने को, यानी हमने कहा ना मिथाइलेटेड जो हम 4 है, तो वो हम उसको मैप कर सकते, तो ये इतने को मैप, इस सीक्वेंस को मैप करने की कैपेबिलिटी रखता है।
तो वो इसको मैप कर लेगा और इसके ऊपर जुड़ जाएगा आगे। अब ये इसके अंदर फिर कट करेगा इस ग्लूकोसाइलेट को और इधर से इस ग्लूकोसाइलेट को, यहाँ से इनको कट कर देगा, इस फास्फोडाइस्टर लिंकेज को भी कट कर देगा, इस फास्फोडाइस्टर लिंकेज को भी कट कर देगा। तो इस तरह से स्टैगर्ड एंड, जो कि जिसमें एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन, ये स्टैगर्ड एंड इधर पड़ा होगा और इधर फिर थायमिन थायमिन एडेनिन एडेनिन, ये स्टैगर्ड एंड इस साइड पे आ जाएगा। ये स्टिकी एंड कहलाएंगे। इसके ऊपर आप नया डीएनए, जिसको आप फिर ई को और आई से काटेंगे तो वो इतना ही कटेगा, वो इसके ऊपर जोड़ सकते हैं, उधर से दूसरा इसके ऊपर जोड़ सकते हैं। तो प्लाज्मिड को डीएनए के साथ अटैच कर सकते हैं इस तरह से। ये सीजर इसलिए बनाई है क्योंकि ये कट ऐसे ही लगाता है जैसे हम कैंची से कट कर देते हैं ना, तो ऐसे चीज को काट कर देता है, डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे कट कर देता है एक साइड पे, फास्फोडाइस्टर पे सीजर कट जिस तरह होता है। अच्छा, ये टेबल में आपको डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस और उनकी टारगेट सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंसेस उनकी बनती हैं वो यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो बहुत से हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हमने डेवलप किए हुए हैं, जैसे कि बैसिलस का बनाया हुआ है तो बैम H1 के नाम से बनाया हुआ है, ई कोलाई का बनाया हुआ है तो ई को और आई के नाम से बनाया हुआ है, हाई 3 के नाम से यानी कि आई हीमोफिलिस है, और इस तरह समा आई ये सरीशिया का है, प्रोविडेंशिया का जो है वो पेस्ट आई है, इस तरह हिंड 111 आई ट्रिपल आई हीमोफिलिस का है, इन्फ्लुएंजा का है, ALU आई जो है ये आर्थ्रोबैक्टर ड्यूटिस का है। ये इनकी आगे टारगेट सीक्वेंस है कि ये किस सीक्वेंस को जाके मैप कर लेते हैं, ये इनको मैप करते हैं और फिर वहां से इसको कट करते हैं। तो ये जहां जहां से कट करते हैं और कौन सा स्टिकी एंड बनाते हैं वो भी आगे यहाँ आपको नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरा एंजाइम जो फिर हमने कहा था वो डीएनए लाइगेज है। डीएनए लाइगेज का फिर काम, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि डीएनए लाइगेज का काम इसी जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इस फास्फोडाइस्टर लिंकेज को रीफॉर्म करने के लिए, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को रीफॉर्म करने के लिए डीएनए लाइगेज यूज होता है। तो ये फिर दोबारा से एक सिंगल स्ट्रैंडेड में जो कन्वर्ट हो गया, कट हो के डीएनए, उसको दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है। इसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम ये है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने cDNA बनाना है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम ये है कि उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है फ्रॉम डीएनए, और यूकैरियोट्स का मैसेंजर आरएनए जो होता है वो सिर्फ एक्सोन्स का होता है। तो एक्सोन्स का मैसेंजर आरएनए हमने ट्रांसक्रिप्टेज से बनाया और फिर उस मैसेंजर आरएनए से वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डेवलप किया हमने। वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसी मैसेंजर आरएनए से एक डीएनए बना देगा। अब ये डीएनए वो वाला डीएनए नहीं होगा जो कि यूकैरियोट में था, ये डीएनए वो होगा जो कि मैसेंजर आरएनए बनाने की यानी प्रोकैरियोट्स कैपेबिलिटी रखता है। तो इस डीएनए को हम cDNA कहेंगे। तो एक cDNA डेवलप करने के लिए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करेंगे। अच्छा, चौथा एंजाइम जो है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम ये है कि इसने 5 फास्फोराइल ग्रुप जो डीएनए के ऊपर है उसको डाइजेस्ट करना। यानी कि 5 फास्फोराइल ग्रुप कब होता है डीएनए के ऊपर, जब वो स्ट्रैंड में नहीं होता। स्ट्रैंड में नहीं है, वो सिंगल एक बेस पेयर विद 5 कार्बन शुगर एग्जिस्ट करती है, और वो नीचे से चाहे 3 एंड से वो स्ट्रैंड पे है लेकिन 5 एंड पे वो स्ट्रैंड पे नहीं है, तो वहां पे एक फास्फोरिक ग्रुप, फास्फोरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन के ऊपर लगा हुआ होगा, और जिसकी ये कैपेबिलिटी होगी कि जब उसके पास एक 3 एंड आएगा, वो एच आएगा 3 एंड का कार्बन का, तो वो उसके साथ एक फास्फोडाइस्टर लिंकेज डेवलप कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज। तो अगर हमने दो डीएनए को आपस में मिक्स करना है, एक डीएनए जो है कि वो वेक्टर का डीएनए है और दूसरा डीएनए जो है वो फॉरेन डीएनए है। तो अगर फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड हम यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर, तो उसमें हमने फॉरेन डीएनए को ऐड करना है, प्लाज्मिड के साथ हमने अटैच करना है। हमने एंडोन्यूक्लियेसिस से कट कर दिया दोनों को, फॉरेन डीएनए को भी हमने कट कर दिया जो कि cDNA है, cDNA हमने लाए और cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए है, तो इसको हमने कट कर दिया विद एंडोन्यूक्लियेसिस। सिमिलरली हमने उसी एंडोन्यूक्लियेसिस को यूज करके कट कर दिया है प्लाज्मिड को भी। अब स्टैगर्ड स्टिकी एंड्स एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मिड के, इसी तरह स्टैगर्ड स्टिकी एंड एग्जिस्ट करते हैं एक फॉरेन डीएनए के।
अब हम चाहते हैं कि फौरन डीएनए आके प्लाज्मिड के ऊपर अटैच करे। हम ये नहीं चाहते कि वो प्लाज्मिड आपस में दोबारा फिर डीएनए लाइगेज हम डालें उसमें और वो फास्फोडेस्टर लिंकेज प्लाज्मिड के स्टैगर्ड एंड्स को दोनों मिला के तो वो दोबारा प्लाज्मिड का एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाए। और इसके चांसेस क्योंकि 90% है कि जब प्लाज्मिड के दो स्टैगर्ड एंड एग्जिस्ट करते हैं तो वो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल लव ईच अदर एंड दे विल फॉर्म टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द प्लाज्मिड स्टैगर्ड एंड। तो हम इस प्रॉपर्टी को फिलिक अपनी लविंग प्रॉपर्टी को एक प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड की दूसरे स्ट्रैंड को उसको ख़त्म कर देते हैं। वो ख़त्म इसलिए किया जा सकता है कि उसके ऊपर 5 फास्फोराइल ग्रुप ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो 5 फास्फोराइल ग्रुप उनके ऊपर नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो फास्फोडेस्टर लिंकेज नहीं बना सकते। तो प्लाज्मिड विद द प्लाज्मिड जिस मीडिया में हमने प्लाज्मिड डाला हुआ था उस प्लाज्मिड के मीडिया में हमने अल्कलाइन फास्फेटेज डाल दिए। तो वो क्योंकि स्टैगर्ड एंड एग्जिस्ट करते थे प्लाज्मिड के, उनके ऊपर एक 5 कार्बन के ऊपर फास्फोरिक एसिड भी एग्जिस्ट करता था, फास्फोरिक ग्रुप एग्जिस्ट करता था 5 फास्फोराइल ग्रुप। तो ये जो अल्कलाइन फास्फेटेज है वो जो फ्री फास्फोरिक एसिड है उसके साथ जाके सॉल्ट बनाना शुरू कर देते एंड दैट सॉल्ट जो है वो सॉल्ट जो है वो फिर जो 5 कार्बन है उसके ऊपर से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से। अब उस 5 कार्बन के पास क्योंकि 5 फास्फोराइल ग्रुप नहीं होगा तो वो अब प्लाज्मिड के साथ दोबारा से इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए लाइगेज ने तो फास्फोडेस्टर लिंकेज बनानी है और अगर फास्फोरिक एसिड ही नहीं है तो वो फास्फोडेस्टर लिंकेज नहीं बना सकेगा। इसलिए यही काम हमने डीएनए के साथ किया है, हमने उसमें अल्कलाइन फास्फेटेज नहीं डाला, यानी कल डीएनए के साथ हमने ये किया है कि उसको भी हमने डीएनए एंडोन्यूक्लियेसिस जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है उसके साथ कट किया है, उसके स्टैगर्ड एंड्स बना दिए। क्योंकि ये तो पहले ही डीएनए एक सीडीएनए होता है, कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है, तो इनकी तो आपस में मिलने की कोई कैपेबिलिटी होती नहीं है, बाय फोर्स ही हम इनको आपस में अटैच करते हैं। तो इसकी कैपेबिलिटी तो उस वक्त ही होगी जब कोई इसके साथ अटैच करना चाहेगा। तो डीएनए आपस में अटैच नहीं कर रहा था, और अगर कर भी रहा हो तो वो एक डीएनए बन जाएगा दोबारा से। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट्री सीडीएनए का मिक्सचर हमने मिक्स कर दिया विद कंप्लीमेंट्री प्लाज्मिड मिक्सचर। तो जब हम इन दोनों को मिक्स किया तो अब हमने उसमें डीएनए लाइगेज ऐड किया, तो क्योंकि प्लाज्मिड के ऊपर तो 5 फास्फोराइल ग्रुप नहीं होगा तो वो प्लाज्मिड के साथ अटैच नहीं कर सकेगा। डीएनए के ऊपर, फॉरेन डीएनए के ऊपर एक 5 फास्फोराइल ग्रुप होगा, तो वो जब प्लाज्मिड के साथ आएगा 3 कार्बन के ऊपर तो वो 5 फास्फोराइल ग्रुप उस 3 कार्बन के साथ फास्फोडेस्टर लिंकेज बना लेगा। इस तरह से प्लाज्मिड का एक लिंक बन जाएगा, एक यूनियन बन जाएगी विद डीएनए, फॉरेन डीएनए जो सीडीएनए। तो ये जो हमें अटेन हो जाएगा ये एक हाइब्रिड डीएनए अटेन हो जाएगा, जो कि प्लाज्मिड की एक स्ट्रैंड होगी और एक स्ट्रैंड डीएनए की होगी, या पीछे प्लाज्मिड है तो दरमियान में जो एक स्ट्रैंड है वो एक डीएनए की स्ट्रैंड है और एक हमारी आरएनए की स्ट्रैंड एग्जिस्ट, एक उसमें प्लाज्मिड की स्ट्रैंड एग्जिस्ट करती है। तो अल्कलाइन फास्फेटेज का ये काम हुआ कि अल्कलाइन फास्फेटेज ने प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए का एक हाइब्रिड डीएनए, जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, आरडीएनए हम इससे बना लेते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करता है। तो वो इस तरह हेल्प करता है कि वो 5 फास्फोराइल ग्रुप जो कि प्रेजेंट है ऑन द 5 कार्बन ऑफ प्लाज्मिड उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, और जो फिर उसकी कैपेबिलिटी टू रीअटैच विद द प्लाज्मिड स्टैगर्ड एंड वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको जब हम फिर ट्रीट करते हैं विद डीएनए फ्रेगमेंट जिसको हमने अल्कलाइन फास्फेटेज से एक्ट नहीं कराया हुआ, तो वो फिर इसके ऊपर डीएनए का 3 एंड ऑफ प्लाज्मिड के साथ अटैच हो सकता है, 5 एंड ऑफ डीएनए विद 3 एंड ऑफ प्लाज्मिड अटैच हो जाता है, और ये फिर एक नया डीएनए बन जाता है जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अच्छा, ये हमारे आज ये एंजाइम्स हैं जो कि हम टूल्स के तौर पे पढ़ते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, फिर अगले लेक्चर में हम फिर वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो बच्चों तो वो ज़रूर, फिर अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।